नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा आज आपको गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत स्वास्थ्य रक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन तथा सेवाएं। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, जी हाँ, 1947 में देश की आज़ादी के बाद देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश में अशिक्षा, गरीबी के कारण जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसके लिए लोग जागरूक नहीं हुए और जिस देश की जनता स्वस्थ नहीं होगी उस राष्ट्र का निर्माण कैसा हो सकता है। तो इसी को जागरूक करने के लिए हम गृह विज्ञान विषय में पढ़ रहे हैं स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं और प्रशासन तथा सेवाएं। एक समूह जब कार्य करता है तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसी सबको देखते हुए एक संस्था का, एक दल का निर्माण करना ज़रूरी है। यही है स्वास्थ्य संस्थाएं। स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण किया गया जिसके द्वारा ये देखा गया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हों, अपने आप को स्वस्थ रख सकें, जिससे हमारा देश जो है वो और देशों की तरह से विकसित देशों में शामिल हो सके। वो कब हो सकता है? जब हमारे देश की जनता स्वस्थ होगी। बहुत सारे उदाहरण हैं कि स्वस्थ जीवन का आधार, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हेल्थ इज़ वेल्थ। बहुत सारी इस तरह की लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं। क्या है जन स्वास्थ्य? जानते हैं जन स्वास्थ्य के बारे में? देखिए, जन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जन यानी लोग और स्वास्थ्य उनका स्वस्थ जीवन, जन स्वास्थ्य। तो जिस स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का जो समूह है वो जिस समूह में रहता है उसे जन स्वास्थ्य कहते हैं। जब एक समूह के रूप में स्वस्थ व्यक्ति हैं तो वहाँ पर जन स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ, यानी जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से सभी अपने कार्य कर सकें, उनके जो फंक्शंस हैं वो उनको अच्छे से कर सकें। ये हुआ शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे चलना, शारीरिक क्रियाएं जो भी होती हैं वो कैसे पता चलता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं? जब हमारी आँखों में चमक, बालों की चमक, आँखों के नीचे काले घेरों का ना होना, शरीर का थका हुआ ना होना, त्वचा में क्रांति होना, चमक होना, ये स्वास्थ्य के लक्षण हैं। जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं उन्हें हम पूर्ण रूप से अच्छे से बिना थके कर सकें तो इससे पता चलता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। कैसे पता चलता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं? जी हाँ, हम एक कार्य को करते हैं, उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन एक कार्य हमें दिया जाता है, उसमें करने का मेरा मन नहीं है, मैं उसे बिना नीरस ढंग से ज़बरदस्ती कर रही हूँ या मेरा करने का मन नहीं है, तो मैं मन से स्वस्थ नहीं हूँ। मैं उस कार्य को करने के लिए जो मेरा मन है वो स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर हम जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य, जब मैं मेंटली रूप से प्रिपेयर हूँ किसी कार्य को करने के लिए तो वहाँ पर मेरा जो मस्तिष्क है वो उस कार्य में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य दर्शाता है। तीसरा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है? हाँ जी, जब हम समाज के बीच बैठते हैं, समाज के बीच कार्य करते हैं, तब हमारे इस सामाजिक स्वास्थ्य का पता चलता है। कैसे? समाज में अलग अलग वातावरण होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो समाज की परिस्थितियों के साथ जब हम निर्वाह करना सीख जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम उसके साथ निर्वाह करने लगते हैं, तो पता चलता है कि हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। समाज की हर परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना सामाजिक स्वास्थ्य होता है। तो WHO कहता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य नहीं है। हेल्थ इज़ वेल्थ? नो।
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जब तीनों रूप से हम स्वस्थ होते हैं, तैयार होते हैं, तब वह पूर्ण रूप से कहलाया जाता है कि वह स्वस्थ व्यक्ति है। एक स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जब इन तीनों तरह से फिट होता है तब वह कहलाया जाता है कि इट्स हेल्दी। तब वह हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, फिट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, एक घर से तैयारी होती है व्यक्ति के फिट होने की। वह कब फिट हो सकता है? जो घर की लेडी है, जो गृहिणी है, अगर वह अपनी रुचि से और अपनी शिक्षा से और जागरूकता से अगर वह अवेयर है अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर, तो वह घर में पूर्ण सफाई रखेगी, उनके खाने पीने का ध्यान रखेगी, उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक है। इन सब क्रियाओं के द्वारा वह परिवार के सदस्यों को स्वस्थ बना सकती है। अगर परिवार का सदस्य स्वस्थ नहीं भी है या किन्हीं कारणों से अस्वस्थ हो जाता है, तो एक गृहिणी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके स्वास्थ्य को किस तरह से डेवलप करे। लेकिन वह डेवलप कब कर सकती है? जब वह अवेयर होगी या उसको सेंस होगी, वो उसके बारे में जानती होगी। कब जानेगी? जब वह शिक्षित होगी या उसको अनुभव होगा। बहुत सारी चीज़ें हम अनुभवों द्वारा भी जान लेते हैं। पुराने समय में जो हमारे घर में वृद्ध स्त्रियां होती थी, वो आज हमारे पढ़े लिखे होने से भी अधिक ज़्यादा इसके बारे में जानकारी रखती थी। जैसे वो खसरा होने पर बाहर नहीं निकलने देती थी, जिस व्यक्ति को खसरा है उसे अलग रखती थी और उसका ध्यान अपने आप ही रखती थी। तो जब वो अपने आप ध्यान रखती थी तो वो कोशिश करती थी कि वो और लोगों के संपर्क में ना आए। तो इस तरह से अनुभवों द्वारा वह अधिक शिक्षित हो जाती हैं और अधिक देखभाल कर पाती हैं अपने परिवार के सदस्यों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। अब स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ गृहिणी और हर सदस्य हर वक्त घर में नहीं रह सकता। गृहिणी अगर वर्किंग है तो वो हर समय उसके साथ में इन सब चीज़ों को नहीं बता सकती। तो इसके लिए संगठन बनाए गए, यही संस्थाएं होती हैं जो संगठन बनाए गए। ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह से कार्य करते हैं। इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार। स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार। सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी देने के बारे में बात की गई कि स्वास्थ्य शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए, तभी हमारे देश के लोग, जनता स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूक हो पाएगी, जान पाएगी और अपने आप को स्वस्थ रख पाएगी। तो स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों माध्यमों से हुए। सरकारी माध्यम जैसे कि आप जानते हैं सिटी हॉस्पिटल, जिला चिकित्सालय, ये जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं प्रचार प्रसार के, ये गांव, शहर, नगर, ब्लॉक, गली, मोहल्ले हर तरह से कार्य करते हैं। किस प्रकार? जैसे नगर में सरकारी अस्पताल, गांव में चिकित्सा केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, इस प्रकार से अलग अलग केंद्र होते हैं, उपकेंद्र होते हैं जिनके माध्यम से ये कार्य करते हैं। इसके अंदर कार्य करने वाले लोगों में डॉक्टर, नर्स, परिचारिका, दाइयाँ सभी कार्य करते हैं। गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं प्राइवेट, इस प्रकार से कार्य करते हैं। संचार माध्यम रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पोस्टर, इन सब के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आप देख रहे हैं कोरोना काल में जगह जगह पैम्पलेट्स, फोल्डर्स टंगे हुए हैं और रिकॉर्डिंग के द्वारा सुनाया जा रहा है कि किस तरह से स्वच्छ रहें, बार बार हाथ धोएं। टीवी पर बार बार ऐड आ रहा है सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, इस प्रकार से आप इनसे बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार टीवी के माध्यम से यह शिक्षा दी जा सकती है जिससे कि लोग जागरूक हों और इसके बारे में जानकर अपने आप को स्वस्थ रख सकें। समाचार पत्रों में ऐड निकाले जाते हैं, न्यूज़ दी जाती है जिससे जनता को पता चलता है कि हमारे समाज में कितना कौन सा रोग कब फैल रहा है और उससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। यह सब समाचार पत्रों में ऐड के माध्यम से दिया जाता है। मैगजीन्स में भी इसी प्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से ही विज्ञापन के द्वारा जनता को जागरूक किया जाता है।
हमारे मोबाइल फ़ोन पर जैसे ही हम कोई नंबर डायल करते हैं, सबसे पहले एक ऐड आता है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से इस समय यह रोग फैल रहा है, या जो भी रोग फैल रहा है उसके बारे में बताते हैं, क्या उसके लक्षण हैं, किस तरह से उनसे बचने के लिए उपाय किया जाना चाहिए। तो ये सब संचार माध्यमों के द्वारा शिक्षित किया जाता है। शिक्षण संस्थाएं, जैसे हम अपने विद्यालय पर जगह जगह एरो लगाकर बताते हैं, शौचालय हैं, ये लेडीज़ शौचालय है, कैसे यूज़ करना है। डस्टबिन पर लिखा होता है किसमें आपको कैसे कूड़ा डालना है, सूखा कूड़ा किस में डालना है, गीला कचरा किस में डालना है, या कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। जगह जगह पोस्टर लगाए जाते हैं, लिखा जाता है, स्लोगन दिए जाते हैं। बच्चों को इसके बारे में भाषण प्रतियोगिताओं द्वारा रैलियां निकालकर इस प्रकार से जनता को, बच्चों को विद्यालयों के शिक्षण संस्थाओं के द्वारा जागरूक किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर, जैसे नगर में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक स्तर की जनता को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर्स द्वारा वहाँ की जनता को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। स्काउट गाइड आदि। स्काउट गाइड एक संस्था है जो सहायता करती है और इस समय वह जागरूक रैलियां निकालती है, पोस्टर लगाती है, घर घर जाकर इस के बारे में जानकारी देती है और बचाव के उपाय करती है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। तो प्रत्येक नगर में कम से कम एक महिला तथा एक सामान्य जिला चिकित्सालय होता है। अब जिला चिकित्सालय पर बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्स, परिचारिका, दाइयाँ कार्य करती हैं, लेकिन एक चिकित्सालय एक बहुत बड़े शहर को कवर नहीं कर सकता है। तो एक सिटी हॉस्पिटल में मान लीजिए गांव जो है वो 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से जिला चिकित्सालय तक आने का समय लगेगा। तो इसलिए सरकार की तरफ से हर ब्लॉक स्तर पर, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में जो है चिकित्सालय के ये सामान्य चिकित्सालय होते हैं, इनके केंद्र बनाए गए हैं, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र। इस प्रकार से ये केंद्र छोटी छोटी संस्थाओं के रूप में वहाँ की जनता को जागरूक करते हैं, बताते हैं और दवाइयाँ देते हैं, पोषण के बारे में जानकारी देते हैं। इस प्रकार से ये संस्थाएं काम करती हैं। नगर में जिला चिकित्सालय में फ्री दवाइयाँ और चिकित्सा दी जाती है। उसके बाद समय समय पर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जहाँ पर लोगों को कैंप में बुलाकर उसके बारे में जानकारी दी जाती है। यह कार्य टीकाकरण द्वारा भी किया जाता है। जब कोई रोग, संक्रामक रोग फैलता है तो उसके बारे में ये संस्थाएं बताती हैं और उसके निवारण के उपाय करती हैं और सहायता प्रदान करती हैं जन साधारण को। तो जिला चिकित्सालय में निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं, निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। इसके बाद परिवार नियोजन केंद्र। जिला चिकित्सालय में अलग अलग केंद्र होते हैं बहुत सारे। मलेरिया विभाग, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग। तो इसी प्रकार से मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र होता है। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र पर जो ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं या नगर की महिलाएं हैं, वहाँ पर इन केंद्र में उनको लाया जाता है। उनको प्रेगनेंसी के बारे में बताया जाता है। प्रेगनेंसी के समय होने वाले टीकाकरण, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनके बारे में, उनके आहार के बारे में, और वो आहार उनको फ्री बांटा भी जाता है, उस सब के बारे में बताते हैं। उसके बाद डिलीवरी, आफ्टर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है तब यह कार्य, डिलीवरी का कार्य भी इन संस्थाओं के द्वारा इन केंद्रों पर किया जाता है। और वहाँ पर शिशु को पालने के बारे में, शिशु को लगने वाले टीके, उनको जो पोषण आहार दिया जाना है, या मात्र जिस समय आफ्टर डिलीवरी जो माँ होती है वह बच्चे को फीड कैसे कराए, कितने टाइम तक उसको फीड कराना है, ये सब जानकारियाँ उनको मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र पर दी जाती है और कराई जाती है। परिवार नियोजन केंद्र पर बताया जाता है कि किस तरह से हम जनसंख्या को रोकें। इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे उपकरणों के माध्यम से और निःशुल्क
दिए भी जाते हैं। वहाँ पर बताया जाता है कॉपर्टी के बारे में, कॉन्डोम्स के बारे में कि किस तरह से जनसंख्या को रोका जाए बढ़ने से, इस सब की शिक्षा दी जाती है और ये फ्री में वहाँ पर वितरित किए जाते हैं। इसी प्रकार विकलांग केंद्र पर जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, विकलांग हैं, जिनके शरीर के अंग ठीक से कार्य नहीं करते, वो विकलांग केंद्र पर उनको उपकरण दिए जाते हैं। जो कृत्रिम उपकरण होते हैं, कृत्रिम अंग होते हैं, वो बांटे जाते हैं समय समय पर। इसी के साथ साथ उनको इन केंद्रों पर उत्पादन कार्य की प्रशिक्षण दी जाती है कि किस तरह से वो छोटे छोटे कार्य कर सकें, जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे से जी सकें। अगर उनका कोई अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो वो उसके लिए अपने आप को महसूस ना करें कि वो सामान्य लोगों से अलग हैं, तो वह बोझ हैं, तो वह ना समझें। इसलिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। जीविकोपार्जन के लिए उनको उत्पादन कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकायों पर जैसे नगर पालिका समय समय पर कार्य करती है, जैसे सड़कों, गली, मोहल्लों आदि में सफाई की व्यवस्था कराना, संक्रमण के समय वहाँ पर DDT पाउडर का छिड़काव कराना, दवाइयों का छिड़काव कराना, फॉगिंग कराना, ये सब नगर पालिका के कार्य हैं। कूड़े का निस्तारण कराना और इसकी व्यवस्था कराना, ये सब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर। सफाई कराने के बाद भी लेकिन संक्रमण इतना ज़्यादा फैल रहा है तो उसके लिए वो समय समय पर पोस्टर लगवाती है, लाउड स्पीकर्स के द्वारा एडवर्टाइजमेंट कराती है, जनता को जागरूक करने के लिए, उसको उसकी जानकारी देने के लिए समय समय पर वह पोस्टर और लाउड स्पीकर्स के माध्यम से यह प्रचार प्रसार का कार्य कराती है। उसके बाद टीकाकरण का कार्य कराती है। छोटे छोटे कैंप तैयार किए जाते हैं जिसके अंतर्गत टीकाकरण का कार्य कराया जाता है। या जैसे आप जानते हैं पोलियो बूस्टर नगर पालिका द्वारा घर घर जाकर पिलाई जाती है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जो नगर पालिका विभाग द्वारा किए जाते हैं। टीकाकरण और बचाव निर्देश आदि ये सब कार्य इनके माध्यम से नगर पालिका विभाग के माध्यम से किया जाता है। WHO कार्यालय नई दिल्ली में है। WHO का कार्यालय का काम होता है, WHO की फुल फॉर्म जानते हैं पहले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। ये भूकंप, बाढ़, इस तरह के उसमें तो सहायता करती ही है। इसके साथ साथ यह जैसे संक्रमण का कोई भी इस समय फैल रहा है कोरोना संक्रमण, ऐसी स्थिति में यह जनता की सहायता प्रदान करती है। रक्तदान का कार्य यहाँ पर इनके द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार से ऐसे और भी बहुत सारे संगठन हैं जो कार्य करते हैं, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को और गाइडिंग, स्काउट एंड गाइड, रेड क्रॉस सोसाइटी मुख्य रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। ब्लड बैंक्स में ब्लड डोनेट कराना और प्रोवाइड कराना इनका मुख्य रूप से काम होता है। या कहीं पर बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया है, तो इस प्रकार से ये संस्थाएं कार्य करती हैं। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से जन स्वास्थ्य और स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं और प्रशासन किस तरह से कार्य करता है और संस्थाएं किस तरह से बनती हैं और किस प्रकार से कार्य करती हैं, जिससे कि जनता को चलने वाले रोगों के बारे में, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानकारी दे सकें। धन्यवाद।